नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज़। मैं जयविंद सहगल स्वागत करता हूं आपका हमारे शो पॉलिटिकल सिग्नेचर के 3rd एडिशन में। तारीख 27 जुलाई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का राउस आईएएस स्टडी सर्कल, जिसके बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। तो वहीं एक हफ्ते पहले पटेल नगर के अंदर एक यूपीएससी छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रशासन की लापरवाही, कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार की पॉलिसीज में कमियां और छात्रों में बढ़ते सुसाइड केसेस को लेकर आज हमारे साथ चर्चा पर मौजूद हैं न्यूज़ 24 एमपीसीजी के न्यूज़ एडिटर, एक कवि और अनुभवी पत्रकार अभिलाष मिश्रा जी। अभिलाष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जयविंद। अभिलाष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज के टाइम में सरकारी परीक्षाएं जैसे नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम्स के लिए कोचिंग संस्थान इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कोचिंग हमारे जो हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल जब भी कंपटीशन बढ़ता है, आप देखिए, जब हम खेलों की बात कर लें, जब भी आप प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं, जब आप कॉम्पीट करते हैं बाहर के लोगों के साथ, तो फिर आपको एक नया लेवल क्रिएट करना पड़ता है अपनी प्रोफेंसी का। उस प्रोफेंसी के लेवल को मैच करने के लिए आपको जो ट्रेडिशनल तरीके हैं स्कूल के पढ़ाई के, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं मिलता, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि आप उनको पढ़ करके उस जो नया स्तर बना हुआ है उस पर आप जाकर के अपने आप को साबित कर पाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्योंकि हमने इंडिया ने जब से अपने आप को ग्लोबल मार्केट के लिए खोला है, ओपन किया है, तब से आपने देखा होगा कि ये कोचिंग संस्थानों का पैटर्न भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे हमारे मेडिकल एग्जीक्यूटिव्स हों, या तमाम बैंकिंग से जुड़े लोग हों, कोई भी अगर हमारे साथ आदमी आप देखेंगे, वो ना सिर्फ इंडिया में अच्छी जॉब कर रहा है बल्कि विदेशों में भी जाकर के अच्छा काम कर रहा है। तो अब हमारे लिए जो पैरामीटर सेट हमारे थे वो पैरामीटर्स नहीं रह गए, अब हमारे लिए वर्ल्ड पैरामीटर्स है। अब वर्ल्ड पैरामीटर्स को मैच करने के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास अभी उतनी नई चीजें नहीं हैं, हम उस तरह से कदम ताल नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने हाल ही में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैविन आपने सुना होगा, लॉन्च किया है। ये बहुत देर से आई है, बहुत देर से। इसको हिंदुस्तान में कम से कम 20 साल पहले आना था। ये बहुत देर से आई है, और जो एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है वो भी पूरी तरह मैच नहीं करती हमारी रिक्वायरमेंट को। तो चूंकि जब हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे संस्थान उस तरह के बच्चों को क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि मार्केट में रिक्वायरमेंट है, ये वैसा ही है कि मार्केट में आईफोन 13 की डिमांड है और अभी भी आप नोकिया बना रहे हैं जी। तो आपको नोकिया को आईफोन बनाना है तो क्या करना होगा? जब बनने के बाद उसको निकाल करके उसमें कुछ फीचर्स तो डालने होंगे, उसमें एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा तो एटलीस्ट लगाना होगा। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, उस गैप को दरअसल कोचिंग संस्थान फिल कर रहे हैं। तो सर, इसमें फिर कमी क्या रहेगी स्कूली शिक्षा में? हमने देखा तो बहुत कमी है स्कूली शिक्षा। आप देखिए, हमारा जो पैटर्न है स्कूल की शिक्षा का, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड कल्चर्ड हैं। अभी आपने सुना होगा कि कई राज्यों से खबरें आती हैं कि फलानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो अपने एजुकेशन सिस्टम में इनका पाठ पढ़ाएगी। जी जी जी। कॉलेजेस में अभी आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश से खबर थी कि संघ के नेताओं के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ाया जाएगा। अगर महाराष्ट्र में होता है तो वो कह देते हैं कि हम फलानी किताब बंद कर देंगे। राजस्थान में जब वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी तो उन्होंने कहा था हम झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है उससे उस पोर्शन को निकाल देंगे जिसमें सिंधिया को गद्दार कहा गया। तो जब तक एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा तब तक तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस देश में एजुकेशन सही दिशा में जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आज भी गवर्नमेंट के जितने ज्यादा आप देखिए कॉलेजेस हैं, उनकी लैब्स की हालत देखिए आप। कंप्यूटर के नाम पर वहां पर सिर्फ डब्बे रखे हुए हैं, किसी का सीपीयू खराब है, किसी का कीबोर्ड खराब है, और वो भी इतने ओल्डेटेड हैं कि अगर आप उन पर सीख करके आप बाहर आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, उनके सॉफ्टवेयर पुराने हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक होना चाहिए एजुकेशन का, वो हमारे पास नहीं है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, और इसी का फायदा कोचिंग संस्थान उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से अभिलाष जी। ये काफ़ी चिंता का विषय भी है, और मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ देख भी रहा हूँ कि जो छात्र कोचिंग करते हैं वे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की दौड़ में, पढ़ाई के दबाव में और डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर 15 से 29 साल के छात्र हैं जो सुसाइड को अंजाम दे देते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 लाख संख्या पर 38 छात्र सुसाइड करते हैं, और ये हर साल आंकड़ा काफ़ी बढ़ता भी जा रहा है। और हाल ही में देखा जाए, रविवार की एक खबर है कि एक हिमाचल में एक यूपीएससी एस्पिरेंट ने कोचिंग संस्थान के 3rd फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। अभी हाल ही में हमने देखा कोटा में कितने केसेस आ रहे हैं। अभी पीछे हमने पता किया कि 16 साल का छात्र वो अपने कमरे में मृत पाया गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो कोचिंग संस्थान,
माँ बाप या हमारा एजुकेशन सिस्टम, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी अगर हम किसी को दें तो एक जिम्मेदार नहीं है, एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। दूसरा जो हमारा सामाजिक जो सोशल प्रेशर है वो भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। हम अपने बच्चों को पालते ऐसे हैं जैसे हम बच्चे नहीं पाल रहे हैं, हम एफडी कर रहे हैं। और जब हमारी एफडी हमको लगता है कि कम रिटर्न दे रही है तो वो सारा प्रेशर हम बच्चों पर डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब बहुत ज्यादा ओपन मार्केट है। अब बच्चे घर में बैठकर इंस्टाग्राम से लाखों कमा रहे हैं, यूट्यूब से लाखों कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ करके यूट्यूब या इंस्टाग्राम कीजिए, बट अगर कोई नहीं बन पाया डॉक्टर, अगर कोई नहीं बन पाया इंजीनियर, तो भी उसके पास उससे ज्यादा अच्छे अर्निंग के मौके होते हैं। पर यह चीज हमारी इंडियन सोसाइटी चूंकि बहुत ट्रेडिशनल है, हम लोग परंपरागत तौर पर जीने वाले लोग हैं, हम नए चीजों को स्वीकार करने में सबसे ज्यादा हिचकते हैं। मैं बिल्कुल, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि हिंदुस्तान ने केवल डिजिटल क्रांति के अलावा हर अच्छी चीज को स्वीकारने में बहुत वक्त लगाया। डिजिटल क्रांति हम मानते हैं कि वहां पर हमने दुनिया को सिखाया है, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो या आईटी में कैसे बढ़ना है, एक वो क्षेत्र था जहां पर इंडिया ने लीड किया। लेकिन बाकी जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, जो होने चाहिए थे उस सोच में, हमारे समाज में बच्चों पर, खासतौर से युवाओं पर, लड़कों पर इतना प्रेशर होता है कि उन्हें कॉलेज में निकलने के बाद जॉब लेनी ही लेनी है। माँ बाप ने अगर बचपन में कह दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो फिर एनी हाउ उसको डॉक्टर बनना है, अगर वो इंजीनियर बनेगा तो एनी हाउ इंजीनियर बनना है, अगर उसको यूपीएससी क्लियर करना है तो करना है। उसके बाद उसे लगता है कि बस एकमात्र रास्ता है, वो आखिरी रास्ता लगता है। और जब आखिरी रास्ता बंद होता है तो इस तरह की चीजें आती हैं। तो सर, इसमें जो है माँ बाप की क्या रोल रहेगा इसमें, कि माँ बाप अपने अंदर कैसे बदलाव करे इस चीज़ को लेकर, कि अपने बच्चों को जो है वो आगे डिफरेंट डायरेक्शन से भेजे अपने बच्चों को, कि वो अच्छे से अपना फ्यूचर बना पाएं? जब आपका सवाल जो है उसका जवाब बहुत संवेदनशील है। देखिए, जब मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया जिनकी डेथ हो रही थी, तो आप यकीन मानिए सिर्फ माँ बाप अकेले प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, कई जगह तो माँ बाप बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर रहे थे, पर बच्चों ने सो मोटो ये सोच लिया कि अगर मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे नहीं कर पाया तो क्या करूंगा। दे आर नॉट फोर्सिंग देम कि आपको करना ही होगा वरना आप सोचिएगा। जी जी जी। बहुत अच्छे घर के बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते थे, उनके पास जमीन जायदाद सब कुछ था, लेकिन वो भी सुसाइड कर गए। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ना, हमने एक इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है और हमें लगता है कि इस इकोसिस्टम में हमारी परिणति एक ही है, या तो हम कलेक्टर बनेंगे या हम सुसाइड करेंगे, या तो हम एसपी बनेंगे या हम सुसाइड करेंगे। ये जो सोच है, इसके लिए सिर्फ माँ बाप के साथ साथ समाज को भी हमें बहुत बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, और माँ बाप को और ज्यादा संवेदनशील होना होगा। उन्हें अपने बच्चों को समझना होगा, वो जो नहीं कह रहे हैं उसको पढ़ना होगा। बच्चा जरूरी नहीं कि हर बात कहे, माँ बाप का फर्ज होता है कि वो बच्चों के तनाव को समझ पाए। बच्चा अगर अनबना है, अगर वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, उसकी आंखें देखकर माँ समझ जाती है, पिता समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा आज दुखी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि जब इतना आपको भगवान ने इतना स्ट्रांग रिलेशन दिया है, इतना अच्छा बॉन्ड दिया है, तो एक बच्चा जिस लेवल पर चला गया और माँ बाप नहीं देख पा रहे, वो जानबूझ के नहीं करते, पर कुछ तो कमी रह रही है हमारी, उस साइकोलॉजी को समझने की बहुत जरूरत है। जी जी। और वो माँ बाप को पूरी करनी चाहिए। अभिलाष जी, आज के टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंडस्ट्रीज बन चुके हैं। अगर सरकार की बात करें, संचालक की बात करें, सब कमाने में लगे हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन या कोई मॉनिटरिंग कानून नियम नहीं है। छात्रों के पास पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस ये इतनी महंगी है, और ऊपर से ऊपर कोचिंग्स के जो क्या कहते हैं आपका जो लाइब्रेरी की फ़ीसें भी आप ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर पीजीज का किराया इतना ज़्यादा है। और क्या आज के टाइम में अब ये टाइम आ गया है कि क्या सरकार को नए नियम पर काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल करना चाहिए। आप समझिए, कोटा जो है हजारों करोड़ की इंडस्ट्री, एक शहर है। हर बिहार में पटना, एमपी में इंदौर, हर जगह एक ना एक शहर ऐसा है, और हर शहर में एक ना एक इलाका ऐसा है जो कोचिंग सेंटर्स के नाम से जाना जाता है, जो पूरा बिजनेस हब बन चुका है। वहां पर बच्चे आते हैं, वो जीएसटी भी दे रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स सरकार को टैक्स दे रहे हैं। जब सरकार टैक्स ले रही है, जब सरकार देख रही है कि इससे हजारों करोड़ की कमाई हो रही है, जब उससे लोगों का रोजगार चल रहा है, उससे फ्लैक्स वालों का, प्रिंटिंग वालों का, फोटोकॉपी करने वालों का, फर्नीचर बनाने वालों का, प्रोजेक्टर लगाने वालों का, तमाम टिफिन बनाने वालों का, ट्रांसपोर्टर्स का बिजनेस चल रहा है, तो इस इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री लेने में दिक्कत क्या है? और अगर आपको इसको इंडस्ट्री ले रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट उसी चीज का टैक्स ले सकती है जिस पर वो सुविधाएं दे। जी, आप सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तमाम कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। जो दिल्ली का आपने जिस बात से शुरुआत की, मुझे बताइए कि वहां पर इलेक्ट्रिक मीटर लगा था। जी जी। एक अवैध बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक मीटर कैसे लग गया, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। वहां पर जीएसटी सरकार ले रही थी। अगर सरकार पैसा ले रही है तो सरकार ने मौके का मुआयना क्यों नहीं कराया? जी। वहां पर विजिट्स क्यों नहीं होती अधिकारियों, क्योंकि देखे जाकर के क्या स्थितियां हैं?
90% कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो दड़वों की तरह चलते हैं, वहां पर स्थिति इतनी खराब होती है। अब एक नया कल्चर आया है, लाइब्रेरीज का कल्चर आया है, जिसमें लाइब्रेरीज के नाम पर पैसा वसूला जाता है और वहां पर छोटे छोटे जगहों पर बच्चों को बैठा दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है हम पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं। उन लाइब्रेरीज की हालत भी देखिए, किसी दिन भगवान ना करे वहां भी बड़ा हादसा हुआ। तो ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है। सबसे पहले पॉलिसी बननी चाहिए और उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन बड़ा जरूरी होता है। पॉलिसी इस देश में बहुत है जी, हम एग्जीक्यूशन के लेवल पर फेल हैं। हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, हम नियम भी बहुत अच्छे बनाते हैं, पर पालन नहीं करवा पाते, जिसका खामियाजा ये बच्चे उनके माँ बाप उठाते हैं। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? समाधान देखिए, समाधान बहुत आसान भी नहीं है। समाधान के लिए सबसे पहले तो यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आप ये सिंपली किसी भी राज्य का शिक्षा मंत्री जो है, मैं कहता हूं शुरुआत वहां से कीजिए। उस शिक्षा मंत्री को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि मेरे प्रदेश में ये 3 या 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े हैं, सबसे उनका सिलेबस क्या है और जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनका सिलेबस क्या है जी, उनके टीचर की प्रोफेंसी क्या है, मेरे टीचर्स की प्रोफेंसी क्या है जी। अगर वो उसको मैच करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जबरदस्ती मजबूरी में पैसे उधार लेकर के कैसे भी करके जा रहे हैं कोचिंग, वो नहीं जाएंगे। अगर आप क्योंकि कहीं तो गैप है जिसका फायदा वो उठा रहे हैं, बिल्कुल आप कुछ ना कुछ तो कमी छोड़ रहे हैं ना, जिस गैप को वो फिल करके पैसा मांग रहे हैं और लोग दे रहे हैं। तो पहले तो एजुकेशन जो हमारा सिलेबस है उसमें बदलाव आना चाहिए। दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आना चाहिए। तीसरा, हमारी सामाजिक जो सोच है, जो हमने एक पूरा माहौल बना रखा है कि ये तो नहीं तो कुछ नहीं, उसमें बदलाव आना चाहिए। और चौथा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो अब नए नए वेंचर्स आ रहे हैं जॉब के लिए, बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, लोगों को पता ही नहीं है छोटी जगह पर। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। आज एक बहुत अच्छी खबर आई है, अभी मैं आपके पास जब आ रहा था तो उस खबर पर मैं ध्यान दे रहा था कि बस्तर के छात्रों को एआई पढ़ाने का जिम्मा सरकार ने उठाया और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि बस्तर जो आदिवासी क्षेत्र है, बस्तर आप जानते हैं कि बिल्कुल नक्सलवाद से प्रभावित है और वहां एक अबूझबाड़ इलाका भी आता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले तक लोग वहां पर बाहर नहीं आते थे। लोगों को पता नहीं था कि उस जगह की कोई वहां पर इंसान भी रहते हैं, कभी कभार कोई आ गया। तो उस इलाके के बच्चों को अब एआई इंटेलिजेंस भी सिखाया जाएगा। तो ये बदलाव लाना पड़ेगा और इसमें कम से कम 1-2 दशक लगेंगे अगर हम पूरी मेहनत से काम करें। और अगर हम इसी तरह से करते रहे जिस तरह से कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए 2-3-4 पीढ़ियां हमारी और इसी अवसाद में निकल जाएंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपके इस जवाब से। तो अभिलाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आपके जवाब से हमारे दर्शकों को कई सवालों के जवाब भी मिले होंगे। तो अब ये देखना होगा कि क्या सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर नई पॉलिसीज़ पर काम करेगी, क्या छात्रों को पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और क्या आने वाले समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का माहौल बदलेगा। पॉलिटिकल सिग्नेचर के इस एपिसोड से मैं जयवेंद्र सहगल आपसे विदा लेता हूं। तो फिर मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।